चैप्टर इन्फ्लेशन को समझते हैं। इमेजिन एक गांव है जहां लोग बार्टर सिस्टम से काम करते थे, चीज के बदले चीज का लेना देना। फिर एक दिन पैसा आया और लोग चीजों को खरीदने के लिए पैसा यूज करने लगे। इनिशियली पैसा और चीजों का बैलेंस ठीक था, पर धीरे धीरे कुछ चीजें महंगी होने लगी और लोग कंफ्यूज होने लगे कि क्यों पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है। ये समस्या इन्फ्लेशन कहलाती है। चलिए इसके पीछे के रीजन को समझते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब, जब गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ने लगे तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका असर ये होता है कि एक आदमी की परचेजिंग पावर यानी कि चीज खरीदने की ताकत कम हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप एक साल पहले 100 रुपए में 1 किलो चावल लेते थे और अब उसके लिए 120 देना पड़ते हैं, तो ये इन्फ्लेशन है। अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को देखते हैं। फर्स्ट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इमेजिन एक मेला लगता है और एक ही दुकान पर गुलाब जामुन मिलते हैं। सब लोग वही गुलाब जामुन लेना चाहते हैं, पर गुलाब जामुन की सप्लाई लिमिटेड है, तो दुकानदार प्राइस बढ़ा देता है। जैसे फेस्टिवल के टाइम पर चीजें महंगी हो जाती है क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है। जैसे अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो लोग ज्यादा पैसे उधार लेकर शॉपिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं। इससे डिमांड और प्राइस दोनों बढ़ते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इमेजिन एक किसान को खेती के लिए डीजल चाहिए, पर डीजल का प्राइस बढ़ गया। अब किसान अपने अनाज का प्राइस बढ़ा देता है। ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस का बढ़ना हर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। इससे हर चीजें महंगी हो जाती है। मॉनेटरी इन्फ्लेशन, पैसे की सप्लाई काफी ज्यादा हो जाना। सोचिए एक बैंक लोगों को बिना सोचे समझे ज्यादा पैसा उधार देना शुरू कर दे। लोग के पास ज्यादा पैसा होगा, पर मार्केट में चीजें लिमिटेड है। इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। जैसे अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर दे या ज्यादा पैसा प्रिंट करे, तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ती है और प्राइस ऊपर चले जाते हैं। सप्लाई चेन डिसरप्शन, माल की कमी। कोविड-19 पेंडेमिक या नेचुरल डिजास्टर की वजह से चीजों की सप्लाई कम हो गई थी, पर डिमांड वैसे की वैसी थी। इससे प्राइस बढ़ने लगते हैं। जैसे कि मास्क और सैनिटाइजर पेंडेमिक के टाइम पर बहुत महंगा हो गया था क्योंकि सप्लाई चेन टूट गई थी। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, बाहर से महंगी चीजें आना। अगर इंडिया का रुपी डॉलर के सामने गिर गए तो इम्पोर्टेड गुड्स जैसे पेट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जैसे रसिया यूक्रेन वार के टाइम ऑयल प्राइसेस ग्लोबली बढ़ गए, जिसका असर इंडिया में भी पड़ा। अब कुछ की टर्म्स को देखते हैं। परचेजिंग पावर, पैसा की ताकत, जितने में आप चीजें खरीद सकते हैं। डिफ्लेशन, जब प्राइस गिर जाते हैं। इन्फ्लेशन का उल्टा होता है ये। फॉरेक्स रिजर्व, देश के पास जो फॉरेन करेंसी लाइक डॉलर का रिजर्व होता है। इन्फ्लेशन हर इकोनॉमी का एक पार्ट है, पर अगर ये ज्यादा बढ़ जाए तो लोगों की जिंदगी मुश्किल हो जा सकती है। इसका सॉल्यूशन है कि प्रॉपर मॉनेटरी पॉलिसी और सप्लाई चेन का ध्यान रखना। रियल लाइफ में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हर इंसानों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फील होता है, चाहे वो एक आम आदमी हो या एक बिजनेस ओनर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की। एक बार एक क्लासरूम को इमेजिन करो। हर स्टूडेंट की अलग अलग प्रॉब्लम है। किसी को खाना नहीं मिल रहा, किसी का घर दूर है, किसी का हेल्थ इशू है। अब टीचर को यह समझना है कि सबकी असली प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। वैसे ही इन्फ्लेशन के भी अलग अलग टाइप्स हैं जो इकोनॉमी के अलग अलग प्रॉब्लम्स को दिखाते हैं। चलिए समझते हैं इनको एक स्टोरी के थ्रू। हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये वो टोटल इन्फ्लेशन है जो हमारे डेली यूज की चीजों जैसे खाना, बिजली और एनर्जी के प्राइसेस को इंक्लूड करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए एक गांव में आटा और तेल दोनों महंगा हो गया।
अब लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन देख के बोलेंगे कि गांव की हर चीज महंगी हो रही है। रियलिटी देखें तो हो सकता है कि सिर्फ एक सेक्टर फूड या एनर्जी का प्राइस बढ़ता हो, जो हमेशा लॉन्ग टर्म नहीं होता। कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन वो है जो फूड और एनर्जी जैसे वोलेटाइल सेक्टर को एक्सक्लूड करता है। इससे असली और स्टेबल इन्फ्लेशन समझने की कोशिश होती है। एग्जाम्पल, सोचिए कि गांव में बारिश की वजह से सब्जी महंगी हो गई, पर बाकी चीजें जैसे कि कपड़े, जूते सेम प्राइस पर हैं। कोर इन्फ्लेशन सिर्फ बाकी चीजें देखेगा, क्योंकि फूड प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ते और गिरते हैं। फैक्ट: कोर इन्फ्लेशन का इंडिया में 2000 से 2001 में शुरू हुआ था, पर बाद में इसे काम करना बंद कर दिया, क्योंकि हमारे प्राइसेस ज्यादा फूड और एनर्जी पर डिपेंड करते हैं। अब हम एक रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन भी देखते हैं, जो फ्यूल रिलेटेड चीजों यानी कि पेट्रोल, डीजल को भी एक्सक्लूड करता है। प्रॉफिट इंड्यूस इन्फ्लेशन। जब प्रोड्यूसर अपने मोनोपोली का फायदा उठाने के लिए प्राइसेस बढ़ाते हैं, तो इससे प्रॉफिट इंड्यूस इन्फ्लेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, एक गांव में एक ही शॉपकीपर है जो साड़ी बेचता है। उसने दिवाली के टाइम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए साड़ी के प्राइसेस डबल कर दिए, क्योंकि लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन डेवलपिंग कंट्रीज में होती है, जहां इंस्टीट्यूशंस और मार्केट वीक होते हैं। रीजन: आर्टिफिशियल शॉर्टेज। लोग चीजें स्टोर करके रखेंगे, यानी कि होर्डिंग रखेंगे, ताकि डिमांड बढ़ने पर उन्हें महंगा बेच सके। पुअर प्रोडक्शन। जैसे अगर मानसून खराब हो तो किसान की फसल खराब होगी और फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल, इंडिया में कभी कभी प्याज यानी कि ऑनियन का प्राइस स्काईरॉकेट करता है, क्योंकि या तो प्रोडक्शन कम होता है या लोग प्याज स्टोर करके महंगे बेचते हैं। अब रिफाइन कोर इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक सर्वे 2022 ने एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, रिफाइन कोर इन्फ्लेशन। इसमें फूड, बेवरेज, फ्यूल और लाइट के साथ साथ पेट्रोल और डीजल फॉर फ्यूल को भी एक्सक्लूड किया जाता है। एग्जाम्पल, सोचिए पेट्रोल और डीजल के प्राइस बार बार बढ़ रहे हैं, पर कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक के प्राइस स्टेबल हैं। रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन ये चेक करेगा कि पेट्रोल डीजल की वोलेटिलिटी को इग्नोर करते हुए बाकी इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है। अब कुछ की टर्म्स को देखते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन, टोटल इन्फ्लेशन फूड और एनर्जी इंक्लूडेड इसमें होता है। कोर इन्फ्लेशन फूड और एनर्जी को एक्सक्लूड करता है, स्टेबल ट्रेंड दिखाता है। प्रॉफिट इंड्यूस इन्फ्लेशन, प्रोड्यूसर के ज्यादा प्रॉफिट ग्रिड की वजह से। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, वीक इंस्टीट्यूशन और पुअर पॉलिसीज की वजह से। रिफाइन कोर इन्फ्लेशन, पेट्रोल और डीजल जैसे वोलेटाइल आइटम को भी एक्सक्लूड करता है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। कोविड-19 के टाइम हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ा, क्योंकि फूड और फ्यूल के प्राइसेस हाई हो गए। कोर इन्फ्लेशन स्टेबल था, क्योंकि बाकी चीजें महंगी नहीं हुई। मानसून फेल्यूर के टाइम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन गिरता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन स्पीड। क्रीपिंग इन्फ्लेशन 1 से 4%। स्लो एंड स्टेडी, क्या होता है जब इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे एक अच्छी ट्रेन अपनी स्पीड ग्रेजुअली बढ़ती है, ये एक हेल्दी और मैनेजेबल इन्फ्लेशन होता है। सोचिए एक गांव में चावल के दाम 50 रुपए पर केजी से 51 रुपए पर केजी हो गया। लोगों को फर्क नहीं पड़ता, पर धीरे धीरे ये प्राइस 52 और 53 हो जाते हैं। रियलिटी चेक करें तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब डिमांड बढ़ रहा है और लोग चीजें खरीद रहे हैं। वॉकिंग इन्फ्लेशन 2 to 10%। क्या होता है जब इन्फ्लेशन स्लाइटली फास्टर होने लगे,
जैसे एक ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से ज्यादा तेज हो गई हो पर अभी कंट्रोल में है। एग्जाम्पल, इंडिया में फेस्टिवल सीजन के टाइम प्राइजेस काफी बढ़ने लगते हैं पर 10% से कम ही होते हैं। इसमें सेंट्रल बैंक टेंशन लेना शुरू कर देते हैं और पॉलिसीज को ट्वीट करता है। इम्पैक्ट, अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये इकोनॉमी के लिए डेंजरस हो सकता है। रनिंग इन्फ्लेशन 10 to 20%। क्या होता है जब इन्फ्लेशन काफी तेज हो जाए, जैसे ट्रेन स्पीड लिमिट क्रॉस कर रही हो और पैसेंजर अनकंफर्टेबल फील करने लगे। जैसे एग्जांपल देते हैं, इंडिया में 1970s के बीच ऑयल क्राइसिस की वजह से प्राइस तेजी से बढ़ने लगे। डीजल और पेट्रोल का प्राइस हाई होने की वजह से हर चीजें महंगी हो गई। इसका इम्पैक्ट ये हुआ, इस स्टेज पर पॉलिसी इंटरवेंशन जरूरी होती है, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, डिमांड कम करना, एक्सेट्रा। गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है ये? जब इन्फ्लेशन इतनी तेज हो कि कंट्रोल करना मुश्किल लगने लगे, ट्रेन अब ब्रेक फेल होने की सिचुएशन में है। एग्जाम्पल देखते हैं, 1980s के ब्राजील में फूड और डेली कमोडिटीज के प्राइस गैलोपिंग इन्फ्लेशन के शिकार शिकार हो गए थे। इम्पैक्ट, इस स्टेज पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सीरियस डेंजरस में होती है। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? जब इन्फ्लेशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और इकोनॉमिक कोलैप्स करने लगे, ट्रेन डिरेल हो चुकी है और सब पैसेंजर पैनिक मोड में हैं। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, जर्मनी 1920s में एक ब्रेड का प्राइस एक दिन में 100 मार्क्स से बढ़कर 1 मिलियन मार्क्स हो गया था। जिम्बाब्वे 2000 लोग कोरियन डॉलर लेके एक लोफ ब्रेड खरीदने जाते थे, करेंसी का वैल्यू खत्म हो गया। वेनेजुएला ऑयल क्राइसिस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से हर चीजें इतनी महंगी हो गई कि लोग बेसिक नेसेसिटीज भी अफोर्ड नहीं कर पाए। अब कुछ की टर्म्स को देखते हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, धीरे धीरे बढ़ने वाले इन्फ्लेशन मैनेजेबल होता है। वॉकिंग इन्फ्लेशन, सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन जो सेंट्रल बैंक के लिए वार्निंग होता है। रनिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन 10 से 20% के बीच सीरियस कंसर्न शुरू हो जाते हैं। गैलोपिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन 20 to 1000%, इसमें इकोनॉमी के लिए सीवियर रिस्क होता है। हाइपर इन्फ्लेशन, टोटल कोलैप्स ऑफ करेंसी और इकोनॉमिक का क्राइसिस मोड। तो इन्फ्लेशन के स्पीड को समझना जरूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से पॉलिसीज बनानी पड़ती है। क्रीपिंग और वॉकिंग इन्फ्लेशन मैनेजेबल है, पर रनिंग और गैलोपिंग इन्फ्लेशन इकोनॉमी को डेंजरस टेरिटरी में ले जा सकता है। हाइपर इन्फ्लेशन से बचने के लिए स्ट्रांग इकोनॉमिक पॉलिसीज और ग्लोबल स्टेबिलिटी का होना जरूरी है। अब कुछ की टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं। स्क्यू इन्फ्लेशन, सिलेक्टिव प्राइस राइज। क्या होता है ये? एक मेला के सब स्टॉल पर चीजें नॉर्मल प्राइस पर बिक रही है, पर एक स्टॉल पर ओनियन के दाम तेजी से बढ़ गए हैं क्योंकि सप्लाई कम है या डिमांड ज्यादा है। बाकी स्टॉल पर कोई फर्क नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में बारिश के टाइम पर प्याज का प्राइस आसमान छूता है, पर चावल और दाल के दाम स्टेबल रहते हैं। स्क्यू इन्फ्लेशन एक सेक्टर स्पेसिफिक प्राइस राइज है, ना कि ओवरऑल इकोनॉमी का प्रॉब्लम। अब बात करते हैं स्टैगफ्लेशन क्या होता है? सोचिए, मेला खत्म हो गया और लोग नौकरियां खो रहे हैं, पर जो चीजें बची है उनका प्राइस भी फिर भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ ना लोगों के पास पैसे हैं, ना इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। एग्जाम्पल 1970s का ऑयल क्राइसिस, वेस्टर्न कंट्रीज में पेट्रोल का प्राइस स्काई रॉकेट हुआ, पर ग्रोथ स्लो थी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। इससे हमें यह सीखने को मिलता है, स्टेग इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन राइज होती है प्लस फॉल, जीडीपी भी फॉल होती है प्लस अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। अब डिस इन्फ्लेशन की बात करते हैं। क्या होता है ये? एक मेला जहां प्राइजेस पहले तेजी से बढ़ रहे थे, 10% मान लेते हैं, अब धीरे धीरे कम होने लगते हैं
8 से 6%। यहाँ प्राइस अभी भी बढ़ रहे हैं पर स्लोवर रेट पर। एग्जाम्पल, अगर एक साल में इन्फ्लेशन 10% से गिर के 6% हो जाए तो इसे डिसइन्फ्लेशन कहेंगे। इससे हमें ये सीखने को मिला, डिसइन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का स्लो डाउन है, ना कि प्राइस का गिरना। डिफ्लेशन समझते हैं, प्राइस का गिरना क्या होता है। एक मेला जहां स्टॉल ओनर प्राइजेस को घटाने पर मजबूर है क्योंकि लोग चीजें खरीद नहीं रहे। यहाँ ओवरऑल प्राइस गिरते हैं जो इकोनॉमी के लिए नेगेटिव हो सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे ग्रेट डिप्रेशन 1930s में अमेरिका में प्राइजेस काफी गिर गए थे क्योंकि डिमांड एकदम कम हो गई थी। इससे ये सीखने को मिला, डिफ्लेशन मीन्स प्राइस फॉल अक्रॉस द बोर्ड लीडिंग टू इकोनॉमिक स्लोडाउन। अब डिप्रेशन को जानते हैं, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डाउन टर्न क्या होता है। ये मेला काफी टाइम तक बंद हो गया और लोगों के पास पैसा नहीं बचे। ये इकोनॉमिक स्लोडाउन का वर्स्ट फॉर्म है जो काफी समय तक चलता है। एग्जाम्पल, 1930s का ग्रेट डिप्रेशन, इंडस्ट्रियल आउटपुट कोलैप्स हुआ, लोग नौकरियां खो बैठे और इकोनॉमी डिकेड्स तक स्ट्रगल करती रही। इससे ये सीखने को मिला, डिप्रेशन इज अ सिचुएशन एंड द सीवियर रिसेशन। अब रिफ्लेशन समझते हैं, क्या होता है। एक मेला जो लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू हुआ है। गवर्नमेंट ने लोन सस्ते किए, टैक्स कम किया और स्कीम लाई ताकि लोग फिर से खरीदारी शुरू करें। एग्जाम्पल, कोविड-19 के बाद इंडिया में पीएम गरीब कल्याण योजना और स्टिमुलस पैकेज दिए गए ताकि इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके। रिफ्लेशन इज स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमिक आफ्टर द स्लोडाउन। इन्फ्लेशनरी गैप, जब डिमांड ज्यादा हो सप्लाई से, क्या होता है ये। मेला फुल क्राउड से भरा है पर स्टॉल पर चीजें लिमिटेड है। लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं पर सप्लाई कम है, इस वजह से प्राइजेस और बढ़ जा रहे हैं। एग्जाम्पल, फेस्टिवल सीजन इन इंडिया, दिवाली के टाइम कंज्यूमर गुड्स जैसे टीवी फ्रिजेस की डिमांड बढ़ती है पर अगर सप्लाई कम हो तो प्राइजेस बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप इज व्हेन डिमांड एक्सीड्स द प्रोडक्शन। अब कुछ इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। सोचिए बाजार में लोग सब्जी खरीदने आए, फिर जितना प्रोड्यूस हुआ है वो सबको पूरा नहीं पड़ता। डिमांड सप्लाई से ज्यादा है इसलिए प्राइस बढ़ जाते हैं। फॉर्मूला, इन्फ्लेशनरी गैप इक्वल टू एक्चुअल जीडीपी माइनस एंटिसिपेटेड जीडीपी होता है। मतलब इकोनॉमी की असली प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन से ज्यादा होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, दिवाली के टाइम कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है पर अगर प्रोडक्शन उतना ना हो तो इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। डिफ्लेशनरी गैप, डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, क्या होता है। अब सोचिए बाजार में प्रोड्यूस तो बहुत है पर लोगों की डिमांड कम है, इससे प्राइजेस गिरने लगते हैं और इकोनॉमिक रिसेशन में जा सकती है। एग्जाम्पल, कोविड-19 के वक्त डिमांड कम थी पर प्रोडक्शन लेवल सेम थे, इसलिए इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ। बोटलनेक इन्फ्लेशन, सप्लाई इश्यूज, क्या होता है। एक बाजार जहां सप्लाई गिर गया है पर डिमांड अभी भी कांस्टेंट है, इससे प्राइस तेजी से बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल, 2020 के कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड हाई थी पर सप्लाई कम होने की वजह से प्राइजेज स्काईरॉकेटेड हो गई, बढ़ गई। बोटलनेक इन्फ्लेशन इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन टैक्स को देखते हैं। गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीजेज, क्या होता है। जब प्राइजेज बढ़ते हैं तो लोगों के वेजेज भी बढ़ने लगते हैं, पर जब वेजेज बढ़ती है तो लोग ज्यादा टैक्स देते हैं। ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए एक इनडायरेक्ट टैक्स जैसा होता है। एग्जाम्पल, अगर किसी की सैलरी 50,000 से 60,000 हो जाए और उसका टैक्स स्लैब भी चेंज हो जाए तो गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। इन्फ्लेशन प्रीमियम, बोरोवर का फायदा, बोरोवर को फायदा, क्या होता है। एक बोरोवर ने लोन लिया जब इन्फ्लेशन कम था, अब इन्फ्लेशन बढ़ गया तो बोरोवर को रियल टर्म्स में कम रिपे करना पड़ता है।
एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए एक फार्मर ने 1 लाख लोन लिया जब इन्फ्लेशन 4% था, पर रीपेमेंट के टाइम पर इन्फ्लेशन 10% हो गया। फार्मर का रियल रीपेमेंट वैल्यू कम हो गया। बोरोवर को इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिलता है जबकि लेंडर को लॉस होता है। इन्फ्लेशन स्पाइरल मतलब प्राइजेस वेजेस का चक्रव्यूह। क्या होता है जब बाजार में प्राइजेस बढ़ने लगते हैं, लोग डिमांड करते हैं कि उनकी वेजेस बढ़ी जाए। जब वेजेस बढ़ती है तो कंपनीज अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस और बढ़ा देती है। ये एक इंटलेस साइकिल बन जाता है। एग्जाम्पल, सोचिए एक कंपनी के एम्प्लॉय ने सैलरी हाइक ली। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट महंगे कर दिए, जिसकी वजह से फिर से इन्फ्लेशन बढ़ गया। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है एक बाजार जहां सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं और इकोनॉमिक अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर चल रही है। एग्जाम्पल, अगर एक फैक्ट्री फुल कैपेसिटी पे चल रही हो और नए वर्कर के लिए जगह ना हो तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है। कॉब वेब फिनोमेनन, प्राइजेस में साइकिल। क्या होता है एक साल पल्सेस का प्राइस हाई है तो सभी फार्मर ज्यादा पल्सेस ग्रो करते हैं। अगले साल ओवर प्रोडक्शन के वजह से प्राइजेस गिर जाते हैं। फिर फार्मर डिस्करेज होते हैं और अगली बार प्रोडक्शन कम करते हैं, जिससे प्राइजेस वापस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया में दाल यानी कि पल्सेस के प्राइजेस में फ्लक्चुएशन काफी कॉमन है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम। डिफ्लेशनरी गैप, डिमांड कम सप्लाई ज्यादा। बोटलनेक इन्फ्लेशन, सप्लाई इश्यूज की वजह से प्राइस राइज। इन्फ्लेशन टैक्स, प्राइस बढ़ाने से गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स रेवेन्यू। इन्फ्लेशन प्रीमियम, बोरोवर को इन्फ्लेशन का फायदा। इन्फ्लेशन स्पाइरल, वेजेज और प्राइजेस का एंडलेस साइकिल। फुल एम्प्लॉयमेंट, सब रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज। कॉप वेब फेनोमेनन, पल्सेस प्राइजेस का साइक्लिकल राइज और फॉल। अब बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेक्टर। ये क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेक्टर एक तरीका है पूरे इकोनॉमी के प्राइजेस को मेजर करने का। यह नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के रेशियो से निकाला जाता है। फॉर्मूला: जीडीपी डिफ्लेक्टर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। समझते हैं कहानी से। एक गांव में 5 किसान हैं जो 100 बैग ऑफ राइस ग्रो करते हैं। पिछले साल हर राइस बैग 10 रुपए का था, तो जीडीपी 1000 हुई। इस साल हर बैग का प्राइस 12 हो गया, पर प्रोडक्शन वही 100 बैग है। नॉमिनल जीडीपी 1200 हुआ, रियल जीडीपी 1000 रुपए बेस ईयर के प्राइस पर। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर इक्वल टू 1200 अपन 1000 इंटू 100 यानी कि 120। इसका मतलब है प्राइस 20% बढ़ गया और आउटपुट कांस्टेंट है। की इनसाइट: जीडीपी डिफ्लेक्टर इज ग्रेटर देन 1, प्राइस बढ़ गए हैं। जीडीपी डिफ्लेक्टर इक्वल टू 1 का मतलब है प्राइस सेम है। जीडीपी डिफ्लेक्टर लेस देन 1 का मतलब है प्राइस घट गए हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? जीडीपी डिफ्लेक्टर पूरे इकोनॉमी के गुड्स और सर्विसेज को ट्रैक करता है, जो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई नहीं करते। अप टू डेट एक्सपेंडिचर पैटर्न शो करता है, पर इसका एक लिमिटेशन है कि ये सिर्फ क्वार्टरली डाटा देता है, जबकि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई मंथली अपडेट होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। अगर इंडिया का नॉमिनल जीडीपी बढ़ता है, हमें जीडीपी डिफ्लेक्टर से पता चलेगा कि ये ग्रोथ प्रोडक्शन के वजह से है या सिर्फ प्राइस के बढ़ने की वजह से। अब फिलिप्स कर्व्स की बात करते हैं। क्या होता है ये? फिलिप्स कर्व एक इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच। जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है इन्फ्लेशन कम हो जाता है। समझते हैं कहानी से। गांव में एक फैक्ट्री है जिसमें नए वर्कर रखे जा रहे हैं। जब ज्यादा लोग काम पर जाते हैं तो वेजेज बढ़ती है। ज्यादा लोग डिमांड करते हैं कि उन्हें ज्यादा सैलरी मिले। प्राइसेस बढ़ते हैं। फैक्ट्री अपनी चीजें महंगी बेचती है ताकि बढ़ी हुई वेजेज कवर हो सके। इन्फ्लेशन बढ़ता है। ओवरऑल इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ने लगते हैं।
ऐसा क्यों होता है? जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है तो वर्कर की बार्गेनिंग पावर बढ़ती है और एम्प्लॉयर को उनकी वेजेज बढ़ानी पड़ती है। जब वेजेज बढ़ने से ये वेजेज बढ़ने से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है जो इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। फिलिप्स कर्व को तोड़ने वाली रियल लाइफ सिचुएशन देखते हैं। स्टैगफ्लेशन 1970s में यूएसए में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ गए जो फिलिप्स कर्व को चैलेंज करता है। कोविड-19 पेंडेमिक पेंडेमिक के टाइम कुछ कंट्रीज में इन्फ्लेशन ज्यादा था पर अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई था। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला हमने देखा। ये क्या बताता है? प्राइस कितना बढ़े या घटे इकोनॉमी में। इसकी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। फिलिप्स फिलिप्स कर्व हमें क्या बताती है? अनएम्प्लॉयमेंट कम होने पर इन्फ्लेशन बढ़ता है। क्यों इम्पोर्टेंट है? एक इकोनॉमी का प्राइस एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप समझाते हैं। अब रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देखते हैं। जीडीपी डिफ्लेक्टर एग्जांपल को देखते हैं। दिवाली के बाद ज्यादा चीजें महंगी हो गई पर प्रोडक्शन वही है। जीडीपी डिफ्लेक्टर बढ़ता है। फिलिप्स कर्व का एग्जांपल देखते हैं। एक फैक्ट्री ने ज्यादा वर्कर हायर किए, वेजेज और प्राइजेज बढ़ गए, इन्फ्लेशन हो गया। ये अब बात करते हैं इन्फ्लेशन इंडिसेस की, जैसे कि डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और आईआईपी। सबसे पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? डब्ल्यूपीआई एक बल्क प्राइस लेवल का इंडिकेटर है जो होलसेल बाजार का प्राइस चेंज मेजर करता है, जो रिटेल के पहले का स्टेज होता है। एक व्यापारी का कहना था कि फैक्ट्री से जो बल्क सामान वो ले रहा है उसका प्राइस पिछले महीने से बढ़ गया है। उसने कहा कि बेस ईयर 2011 से 12 कवरेज सिर्फ गुड्स का मेजर कंपोनेंट जो इसमें होते हैं वो है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट 64%, प्राइमरी आर्टिकल्स 23% और फ्यूल और पावर्स इसमें 13% होते हैं। डब्ल्यूपीआई के लिए डाटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा पब्लिश किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर बाजार में आटा और चावल के होलसेल प्राइस बढ़ते हैं तो इससे समझना डब्ल्यूपीआई का काम है। इसे समझाना डब्ल्यूपीआई का काम। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखते हैं क्या होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई वो इंडेक्स है जो रिटेल प्राइस का मेजर करता है। ये डायरेक्टली ग्राहक के एक्सपेंसेस को दिखाता है। एक ग्राहक बोला कि उसका मंथली खर्चा बढ़ रहा है, सब्जी, दूध और बिजली के दाम ऊपर जा रहे हैं। उसके मुताबिक बेस ईयर 2011 से 12 है। गुड्स और सर्विस दोनों इसमें कवरेज होते हैं। और कंपोनेंट्स की बात करें तो फूड एंड बेवरेज 45.86% होते हैं, हाउसिंग 10.07% होते हैं, फ्यूल एंड लाइटनिंग 6.84% होते हैं। सीपीआई डाटा नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ एमओएसपीआई द्वारा पब्लिश होता है। आरबीआई का फोकस ये होता है सीपीआई जो है वह रूरल और अर्बन दोनों का कंबाइन पर हो। रियल लाइफ एग्जांपल, अगर दूध का प्राइस 50 से 60 रुपए हो जाता है तो ये सीपीआई के थ्रू मेजर होता है। स्पेशल सीपीआई को देखते हैं। सीपीआई एल और सीपीआई आरएल मतलब एग्रीकल्चरल एंड रूरल लेबरर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पब्लिश करता है। सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा अब इसका बेस ईयर 2001 से बढ़ाकर 2016 कर दिया गया है। अब बात करते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी क्या होता है। आईआईपी एक इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर है जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ग्रोथ रेट को मेजर करता है। एक शेतकारी बोलता है कि फसल के दाम फसल के दाम तो कम हो रहे हैं पर फर्टिलाइजर और बिजली महंगी हो रही है। उसका कंसर्न आईआईपी से जुड़ा हुआ है। की कंपोनेंट इसमें बेस ईयर 2011 से 12 होता है। सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 77.6% है, माइनिंग 14.37% और इलेक्ट्रिसिटी 7.9% है।
कोर इंडस्ट्रीज की बात करें तो 40.27% वेटेज रखता है, जिसमें रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोयल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर इंक्लूड हैं। आईआईपी डाटा को सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस पब्लिश करता है मंथली बेसिस पर। आइए एग्जांपल देखते हैं। अगर कोल प्रोडक्शन बढ़ती है तो आईआईपी में इसका असर दिखाई देता है, जो इकोनॉमी के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्पैक्ट करता है। अब कंपैरिजन करते हैं डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और आईआईपी के। बेस ईयर तो वही 2011 से 12 है डब्ल्यूपीआई में, सीपीआई में 2011 से 12 और आईआईपी में भी 2011 से 12। स्कोप की बात करें तो डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स इंक्लूड है, सीपीआई में गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूडेड है और आईआईपी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्लूडेड है। अगर यूजेस की बात करें तो ये बल्क प्राइजेज डब्ल्यूपीआई में होता है, सीपीआई में रिटेल प्राइजेज आते हैं और आईआईपी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिकेटर्स आते हैं। अगर डाटा पब्लिश की बात करें तो डब्ल्यूपीआई ओईए कॉमर्स मिनिस्ट्री करती है, सीपीआई एनएसओ एमओएसपीआई दोनों कंबाइन मिलकर करती है और आईआईपी सीएसओ करती है। तो डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स को ट्रैक करता है और बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी है। सीपीआई रिटेल लेवल पर आम ग्राहक का इन्फ्लेशन इम्पैक्ट समझने के लिए है और आईआईपी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मेजर है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग के लिए काफी हेल्पफुल है। ये तीनों इंडिसेस इकोनॉमी के अलग अलग डायमेंशंस को कैप्चर करते हैं। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। एक दिन क्या होता है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एक इंडेक्स है जो प्रोड्यूसर के द्वारा प्राइस रिसीव में चेंज को मेजर करते हैं। इसमें दो चीजें शामिल होती है, आउटपुट पीपीआई और इनपुट पीपीआई। आउटपुट पीपीआई का मतलब है जब गुड्स या सर्विसेज प्रोडक्शन साइट से बाहर निकलती है और इनपुट पीपीआई का मतलब है जब रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए अंदर आती है। फैक्ट्री मालिक की समस्या देखें तो एक स्टील फैक्ट्री मालिक ने कहा, स्टील के रॉ मटेरियल्स यानी कि आयरन ओर का दाम बढ़ने से मेरी कॉस्ट बढ़ रही है, यानी कि इनपुट पीपीआई है। पर जो स्टील मार्केट में बेचता हूं उसके दाम उतने नहीं बढ़ते, वो आउटपुट पीपीआई है। पीपीआई का रोल, पीपीआई का फोकस प्राइस रिसीव बाय प्रोड्यूसर पर होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी इसमें शामिल नहीं होते क्योंकि ये प्रोड्यूसर के रेवेन्यू का हिस्सा नहीं है। जैसे अगर एक सीमेंट फैक्ट्री के रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन का प्राइस बढ़ता है तो इसका असर इनपुट पीपीआई पर पड़ता है। बात करते हैं बेस इफेक्ट और इन्फ्लेशन। एक दिन एक स्टूडेंट ने अपने टीचर से इन्फ्लेशन के बारे में पूछा। टीचर ने जवाब दिया, इन्फ्लेशन का एक काफी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट का मतलब है कि पिछले साल के इन्फ्लेशन रेट का जो असर इस साल पर पड़ता है। यानी अगर पिछले साल इन्फ्लेशन का रेट बहुत कम था तो इस साल के छोटे प्राइस इंक्रीज भी बड़े इन्फ्लेशन के रूप में दिखाई देंगे, और अगर पिछले साल इन्फ्लेशन ज्यादा था तो इस साल के सिमिलर प्राइस राइज को कम इन्फ्लेशन के रूप में देखा जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पिछले साल का इन्फ्लेशन था 1%, इस साल प्राइजेस 3% बढ़ गए। अब इस 3% का राइज को देखें। पिछले साल 1% इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में 3% का राइज बहुत बड़ा लगता है और इसका इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई दिखाई देगा, जैसे 300% का इंक्रीज। अगर पिछले साल इन्फ्लेशन 5% था तो 3% का राइज कंपैरेटिवली कम इम्पैक्ट डालेगा और इन्फ्लेशन ज्यादा ना दिखाई देगा। बेस इफेक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हम समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट का कैलकुलेशन पिछले साल के बेस पे कितना इफेक्ट डालता है। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करते हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें सेंट्रल बैंक अपने इन्फ्लेशन रेट को टारगेट करता है और अपने मॉनेटरी पॉलिसी को यूज टारगेट के हिसाब से उस टारगेट के हिसाब से एडजस्ट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें इन्फ्लेशन को टारगेट करना था। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग
आरबीआई का टारगेट है कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को 6% के अंदर रखना, और एक बैंड दिया गया ±2%, जिसका मतलब है कि इन्फ्लेशन 4% से 6% के बीच रहना चाहिए। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी को अचीव करना, जिससे इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी बनी रहे और कंज्यूमर को रीजनेबल प्राइस पे गुड्स मिल सके। आइए एग्जांपल देखते हैं बेस इफेक्ट का। मान लीजिए कोविड-19 पैंडेमिक के बाद 2021 में मार्केट में गुड्स की सप्लाई कम थी, तो बेस ईयर का इन्फ्लेशन बहुत लो था, जैसे 1%। जब 2022 में डिमांड बढ़ी और प्राइजेस भी बढ़े, तो 3% राइज को हाई इन्फ्लेशन के रूप में दिखाया गया, बस बेस इफेक्ट के वजह से। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का एग्जांपल देखते हैं। जैसे आरबीआई ने 6% टारगेट सेट किया है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करता है। अगर इन्फ्लेशन 6% से ऊपर जाता है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है ताकि लोग ज्यादा पैसा बोरो ना करें, जिससे डिमांड कम हो और प्राइजेज स्टेबल रहे। अब कुछ की टर्म्स को देखते हैं। बेस इफेक्ट का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन रेट के कैलकुलेशन पर पड़ता है। अगर बेस ईयर में इन्फ्लेशन कम था, तो इस साल छोटी प्राइस राइज भी ज्यादा इन्फ्लेशन दिखाई देगी। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, आरबीआई का टारगेट 6% इन्फ्लेशन को मेंटेन करना है। मॉनेटरी पॉलिसी टूल जैसे इंटरेस्ट रेट को यूज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। एक बार एक छोटे से शहर में एक बड़ा बिजनेस टाइकून अपनी फैक्ट्री चला रहा था। उसकी फैक्ट्री के प्रोडक्ट की प्राइजेस बहुत हाई हो गई थी और शहर में लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा था। इस सिचुएशन को देखकर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन गोल था कि प्राइस स्टेबिलिटी को बनाए रखा जाए, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए और साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क है जो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर 2016 में बनाया गया। इसका ऑब्जेक्टिव था कि प्राइस स्टेबिलिटी को अचीव करते हुए इकोनॉमी को ग्रोथ मिल सके। एमपीसी की पहली बार फॉर्मेशन की उर्जित पटेल कमेटी ने 2014 में रिकमेंडेड की थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करना, जो इकोनॉमी की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे और ग्रोथ को बूस्ट करे। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया गया है। अब स्ट्रक्चर को देखते हैं। टोटल मेंबर 6 होते हैं, जिसमें गवर्नर ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन होता है और उनका वोट डिसाइडिंग वोट होता है अगर वोट बराबर हो जाए। 3 मेंबर फ्रॉम आरबीआई से होते हैं। ये आरबीआई के एक्सपर्ट होते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। 3 मेंबर्स सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ये इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हर साल कम से कम 4 बार मिलने की जरूरत होती है और उनका क्वोरम मिनिमम मेंबर यानी कि रिक्वायर्ड जो होती है वो 4 मेंबर होनी चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम देखते हैं, क्या काम है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम होता है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना, जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके और ग्रोथ को सपोर्ट किया जाए। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, गवर्नमेंट और आरबीआई हर 5 साल में इन्फ्लेशन टारगेट सेट करते हैं जो कि 4% है, लेकिन इसमें ±2% की टॉलरेंस अलाउ होती है। यानी अगर इन्फ्लेशन 4% से 2% कम हो या 2% ज्यादा हो तो भी एक्सेप्टेड है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट पब्लिश करना पड़ता है हर 6 महीने में। इस रिपोर्ट में इन्फ्लेशन का सोर्स और फ्यूचर इन्फ्लेशन फोरकास्ट दिए जाते हैं।
अब एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए इंडिया की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का रेट बढ़ गया है, जिससे 5 से 6% हो गया। इस सिचुएशन में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एक मीटिंग बुलानी पड़ती है और उस मीटिंग में पॉलिसी रेट डिसाइड किया जाता है। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो लोन के कॉस्ट ज्यादा होता है, लोग कम पैसे बोरो करते हैं और मार्केट में डिमांड कम होती है। इससे प्राइस स्टेबल हो जाता है। अगर इन्फ्लेशन कम है तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंटरेस्ट रेट को कम कर सकती है ताकि लोग ज्यादा बोरोइंग करें और डिमांड बढ़े, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। अब कुछ की टर्म्स को देखते हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का टारगेट होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। इसके लिए 4% इन्फ्लेशन टारगेट रखा गया है, लेकिन प्लस माइनस 2% टॉलरेंस अलाउ है। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट को देखते हैं। 6 महीने में एक रिपोर्ट पब्लिश्ड होती है जो इन्फ्लेशन के रीजन और फेल्यूर या और फ्यूचर के इन्फ्लेशन फोरकास्ट को बताती है। आरबीआई गवर्नर एज चेयरमैन। आरबीआई गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी का चेयरमैन होता है और उनका कास्टिंग वोट होता है अगर वोटिंग में बराबर वोट्स हो जाए। अब बात करते हैं मेजर्स टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स है वो देखते हैं। एक बार का जिक्र है जब एक छोटा शहर था जहां लोगों को महंगाई का बहुत सामना करना पड़ रहा था। प्राइजेस बढ़ गई थी और लोगों के लिए जरूरी चीजें खरीदने मुश्किल हो गया था। शहर के लीडर और गवर्नमेंट को लग गया था कि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल न किया गया तो ये इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उन्होंने मिलके कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई थी जो इन्फ्लेशन को कॉम्बैट कर सके। अब समझते हैं कैसे ये मेजर्स काम करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स। मॉनेटरी पॉलिसी का गोल होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई कुछ मेजर्स लेते हैं, जैसे कि बैंक रेट इंक्रीज। आरबीआई अपने बैंक रेट को बढ़ाता है। बैंक रेट वही रेट होता है जिसके थ्रू कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है। जब ये रेट बढ़ता है तो लोन लेने का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। लोन्स महंगा हो जाते हैं और लोग कम बोरो करते हैं, जो डिमांड को थोड़ा कंट्रोल करता है। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो लोग कम पैसा बोरो करते हैं और उनका स्पेंडिंग कम हो जाता है। इससे डिमांड कंट्रोल होती है और प्राइजेज स्टेबल रहते हैं। कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएशन। आरबीआई क्रेडिट को रेगुलेट करता है। अगर क्रेडिट इजिली मिलता है तो लोग ज्यादा खर्च करते हैं। आरबीआई क्रेडिट को टाइट कर सकता है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदता है या बेचता है। अगर आरबीआई बॉन्ड बेचता है तो मनी सप्लाई कम हो जाता है और इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है। इंक्रीज इन रिपो रेट एंड सीआरआर एसएलआर। रिपो रेट को बढ़ाया या सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को बढ़ाना बैंक को ज्यादा पैसा रिजर्व करने के लिए फोर्स करता है, जिससे लेंडिंग कम हो जाती है। अब बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी मेजर्स, जो कि गवर्नमेंट के एक्शंस को दिखाती है। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट अपने खर्च और टैक्स पॉलिसीज को एडजस्ट करता है। इंक्रीज टैक्सेस। जब गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाता है तो लोगों का डिस्पोजल इनकम कम हो जाता है। इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग रिड्यूस हो जाती है और इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। जैसे जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को बढ़ाने से लोग ज्यादा खर्च नहीं करते। रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर गवर्नमेंट अपना खर्च कम करती है तो मार्केट में पैसा की सप्लाई कम हो जाती है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। ब्रिंगिंग मोर पीपल अंडर टैक्स नेट। अगर गवर्नमेंट ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाती है तो वो ज्यादा पैसा कलेक्ट कर सकती है। ये डिमांड को थोड़ा कंट्रोल करने में मदद करता है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैक्सेस एंड सेंसेस। अगर गवर्नमेंट न्यू टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर सकती है जो डिमांड को और कंट्रोल करेगा।
फॉर एग्जाम्पल लग्जरी टैक्स या सिन टैक्स। और अगर कुछ मेजर्स को देखते हैं, जैसे प्राइस कंट्रोल, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। गवर्नमेंट कभी कभी प्राइस कंट्रोल करती है, जैसे रेशनिंग या मैक्सिमम प्राइस लिमिट सेट करके। यह शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सप्लाई चेन को डिस्टॉर्ट कर सकता है। इंपोर्ट कंट्रोल, गवर्नमेंट इंपोर्ट पर कंट्रोल लगा सकती है ताकि फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट कम हो और लोकल गुड्स की डिमांड बढ़े। ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि इंपोर्ट्स ज्यादा होंगे तो प्राइस और बढ़ेंगे। रेस्ट्रिक्टिंग वेजेस इंक्रीज, कंपनीज को वेज इंक्रीज को रेस्ट्रिक्ट करने को बोला जाता है। जब वेजेस ज्यादा बढ़ते हैं तो डिमांड भी बढ़ती है, जो इन्फ्लेशन को और बढ़ा देती है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 2013 में इंडिया में इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया था, खासकर फूड प्राइजेस के केस में। गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों ने कुछ मेजर्स इंप्लीमेंट किए थे। आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया ताकि बोरोविंग का कॉस्ट बढ़े और लोग कम पैसा बोरो करें। इससे डिमांड थोड़ी कंट्रोल हुई और इन्फ्लेशन को थोड़ा कंट्रोल किया गया। गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाए और अपना खर्च कम किया ताकि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो, इससे प्राइस स्टेबिलिटी आई। अब हम कुछ की टर्म्स को देखते हैं। बैंक रेट, ये रेट है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। रिपो रेट, ये रेट है जिसमें कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेता है। कैश रिजर्व रेशियो, कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का एक हिस्सा आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है। फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट का खर्च और टैक्स पॉलिसीज जो इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। प्राइस कंट्रोल, गवर्नमेंट की तरफ से एक लिमिट लगाना जिसमें एक स्पेसिफिक कमोडिटी का प्राइस कंट्रोल किया जाता है। अब बात करते हैं कोरिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सोचो एक छोटे से गांव में इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया हो और लोगों को चीजें खरीदना मुश्किल हो गई हो। सामान की प्राइस बढ़ गए हैं पर लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी। तो ये गांव के लीडर को लगता है कि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो लोगों की बाइंग पावर और इकोनॉमी दोनों की डैमेज हो सकती है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। आइए समझते हैं कि इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। जब इकोनॉमी में पैसा ज्यादा होते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है और जब पैसे कम होते हैं तो इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल होता है। आरबीआई का रोल देखते हैं। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी है, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अपने टूल्स यूज करते हैं। ये टूल्स है रिपो रेट, जिसमें बैंक को शॉर्ट टर्म लोन मिलते हैं। बैंक रेट, जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। कैश रिजर्व रेशियो, बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रिजर्व करना पड़ता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है वो देखते हैं। जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो बोरो करना मुश्किल हो जाता है। लोग कम पैसा बोरो करते हैं और स्पेंडिंग भी कम होती है। इससे डिमांड कम होती है और इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। जैसे 2011 में आरबीआई ने अपने रिपो रेट को काफी बढ़ाया था, जिससे लोन लेने की कॉस्ट बढ़ गई थी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया गया था। अब फिस्कल पॉलिसी को देखते हैं। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट अपने टैक्सेस और स्पेंडिंग को कंट्रोल करती है। जब गवर्नमेंट अपने टैक्सेस बढ़ाती है और स्पेंडिंग कम करती है तो इकोनॉमी में पैसा की सप्लाई कम हो जाती है, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट का रोल, फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू कलेक्शन यानी कि टैक्सेस और एक्सपेंडिचर यानी कि स्पेंडिंग को एडजस्ट करती है। इससे इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। हाई टैक्सेस, जब टैक्सेस बढ़ता है, लोगों के पास कम पैसे होते हैं तो वो कम खर्च करते हैं और इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल होता है। लोअर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जब गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग कम करती है तो इकोनॉमी में पैसा की सप्लाई कम होती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। फिस्कल पॉलिसी से इन्फ्लेशन का कंट्रोल देखते हैं। जब
गवर्नमेंट अपने खर्च को कम करती है या टैक्सेस बढ़ाती है तो कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाता है, जो डिमांड को कंट्रोल करता है और इन्फ्लेशन को थोड़ा पैसिवली कंट्रोल में रखता है। जैसे 2019 में इंडिया ने फिस्कल स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था, जिसमें टैक्स रेट को कट किया गया था ताकि डिमांड को बूस्ट किया जा सके और इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके। अब करते हैं बात फिस्कल स्टिमुलस की। फिस्कल स्टिमुलस का मतलब है गवर्नमेंट के थ्रू इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना। ये स्टिमुलस मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों से हो सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टिमुलस देखते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है या क्वांटिटेटिव ईजिंग जैसे मेजर्स लिए जाते हैं, जिसमें सेंट्रल बैंक मार्केट में पैसा इंजेक्ट करता है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। फिस्कल पॉलिसी स्टिमुलस को देखते हैं। इसमें गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर ज्यादा पैसा लगाना ताकि डिमांड बढ़े और ग्रोथ मिले। जैसे 2018 की ग्लोबल रिसेशन के बाद कंट्री ने फिस्कल स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किए थे। इंडिया ने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को बढ़ाया और टैक्स कट दिए ताकि इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। अब कोरिलेशन देखते हैं बिटवीन इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन पर। मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर और क्रेडिट को टाइट करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। फिस्कल पॉलिसीज में टैक्सेस को बढ़ाकर और स्पेंडिंग को रिड्यूस करके डिमांड को कंट्रोल किया जाता है, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। फिस्कल स्टिमुलस और मॉनेटरी स्टिमुलस दोनों यूज किए जाते हैं जब इकोनॉमी को बूस्ट की जरूरत होती है, जैसे रिसेशन या स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइम। अब की टर्म्स को देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी जो आरबीआई यूज करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। एग्जांपल रेपो रेट, बैंक रेट। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट यूज करती है इकोनॉमिक में पैसा की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। फिस्कल स्टिमुलस जब गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग बढ़ाता है या टैक्सेस कट करता है ताकि इकोनॉमी को स्टिमुलेट किया जा सके। इन्फ्लेशन जब गुड्स और सर्विसेज के प्राइजेस बढ़ जाते हैं तब इन्फ्लेशन होता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज जो कि रिलेटेड है इन्फ्लेशन से और उनके रिकमेंडेशंस को देखते हैं। चलिए, बीएन गोलदार कमिटी। बीएन गोलदार कमिटी का मेन फोकस था प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को डेवलप करना इंडिया के लिए। इसका मेन काम था डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स से पीपीआई पे स्विच करना। पीपीआई क्या है? पीपीआई मेजर्स करता है कि प्रोड्यूसर को गुड्स के लिए कितना पैसा मिल रहा है जब वो अपने गुड्स बेचते हैं। ये डब्ल्यूपीआई से थोड़ा अलग है, क्योंकि डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल लेवल पे प्राइस चेंज को मेजर करता है, जबकि पीपीआई प्रोड्यूसर को जो प्राइस मिलते हैं उससे देखता है। कमिटी का रिकमेंडेशन। गोलदार कमिटी ने रिकमेंड किया कि इंडिया को डब्ल्यूपीआई से पीपीआई पर शिफ्ट करना चाहिए ताकि हम अपने इन्फ्लेशन मेजर्स को ज्यादा एक्यूरेटली ट्रैक कर सके। इससे इकोनॉमी का रियल पिक्चर समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि पीपीआई सर्विस को भी इंक्लूड करता है जो डब्ल्यूपीआई में नहीं होता। अब रमेश चंद्र कमेटी, नीति आयोग। रमेश चंद्र कमेटी का फोकस था डब्ल्यूपीआई से पीपीआई पे स्विच करने का रोड मैप बनाना। कमेटी का रोल देखते हैं। इस कमेटी ने रोड मैप दिया कि कैसे इंडिया डब्ल्यूपीआई से पीपीआई पर स्मूथली शिफ्ट कर सकते हैं। ये शिफ्ट इन्फ्लेशन को एक्यूरेटली मेजर करने में मदद करेगा और पॉलिसी मेकिंग को भी बेहतर बनाएगा। उसके रिकमेंडेशंस को देखते हैं। कमेटी ने बोला कि पीपीआई को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है ताकि प्रोड्यूसर लेवल के प्राइजेस को ट्रैक किया जा सके और इन्फ्लेशन का एक्यूरेट पिक्चर मिले। अब बात करते हैं उर्जित पटेल कमेटी, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी कहते हैं। उर्जित पटेल कमेटी का रोल था मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म को रिकमेंड करना, और ये कमेटी काफी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसने इन्फ्लेशन टारगेटिंग को फॉर्मली एडॉप्ट किया था इंडिया में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की फॉर्मेशन को देखते हैं।
इस कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को 2016 में एस्टेब्लिश किया गया, जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग को इम्प्लीमेंट करता है। कमेटी के रिकमेंडेशंस को देखते हैं। उर्जित पटेल कमेटी ने कहा कि इन्फ्लेशन को नॉमिनल एंकर होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का, यानी इन्फ्लेशन ही टारगेट होना चाहिए, और टारगेट सेट किया गया 4% था, विथ ए ±2% टॉलरेंस बैंड। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया, जो गवर्नर ऑफ आरबीआई के अंडर काम करता है। इस कमेटी का काम था इन्फ्लेशन को टारगेट करना और इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करना, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। एग्जाम्पल देखते हैं। आज हम देख रहे हैं कि आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसीआई के थ्रू सेट करता है, और हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग होती है, जिसमें इंटरेस्ट रेट डिसाइड किए जाते हैं। जैसे अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा हो तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, और अगर इन्फ्लेशन कम हो तो इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं। अब महेंद्र देव वर्मा कमेटी को देखते हैं। इस कमेटी का मेन फोकस था मनरेगा को सीपीआई-आरएल यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर के साथ लिंक करना। मनरेगा का मतलब है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। कमेटी का सजेशन था कि मनरेगा के वेजेस को सीपीआई-आरएल यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर के साथ लिंक किया जाए, ताकि रूरल वर्कर को इन्फ्लेशन का इफेक्ट एक्यूरेटली मिल सके। इससे उनके वेजेज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। रिकमेंडेशंस को देखते हैं। कमेटी ने बोला कि सीपीआई-आरएल को मनरेगा वेजेस से लिंक करना जरूरी है, ताकि रूरल लेबर को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन मिल सके और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे। अब बात करते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के प्रभाव को देखते हैं। आज हम इन्फ्लेशन के इफेक्ट को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होता है कंज्यूमर, क्रेडिटर, डेबिटर और इन्वेस्टमेंट में। जैसे हर चीज का 2 पहलू होता है, वैसे इन्फ्लेशन के भी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। कंज्यूमर, एक आम आदमी से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए रमेश एक मिडिल क्लास फैमिली से है और हर महीने अपने खर्चों को देख कर चलाता है। एक दिन उसके लोकल मार्केट में सब्जी, दाल और सभी चीजों जरूरत सामानों की प्राइस बढ़ जाती है। तो इससे ये होता है कि इन्फ्लेशन का सबसे पहले प्रभाव परचेजिंग पावर पर पड़ता है। मतलब अगर चीजें महंगी हो जाती है तो आम लोग उतनी ही चीज कम खरीद पाते हैं। रमेश की फैमिली के लिए जो पहले 1000 रुपए में काफी सामान ले आती थी, अब उनकी सामान के लिए उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। एग्रीगेट डिमांड भी कम होती है, क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते। जैसे अगर आपने नोटिस किया हो तो आजकल सब्जियों की प्राइस काफी बढ़ गई है। जैसे टोमेटो की प्राइस काफी ऊपर चली गई थी, जो पहले आप 20 से 30 रुपए में लाते थे, वो अब 100 रुपए तक मिलती है। इससे कंज्यूमर का परचेजिंग पावर कम हो जाता है और वो अपने डेली नीड्स को एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाता। अब क्रेडिटर और डेबिटर को देखते हैं। क्रेडिटर जो लेंड करता है और डेबिटर जो बोरोवर होता है। मान लीजिए राम ने अपने दोस्त श्याम को 1 लाख रुपए दिए थे, और दोनों के बीच एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट था, जो इन्फ्लेशन के बदलने से प्रभावित होता है। इम्पैक्ट देखते हैं क्रेडिटर पर, जो कि लेंडर है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्रेडिटर को नुकसान होता है, क्योंकि जो उन्होंने पैसा लेंड किया था उस पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। अगर इंटरेस्ट रेट फिक्स था तो इन्फ्लेशन के दौरान लेंडर को उन्हीं पुराने टर्म्स पर रिपेमेंट मिलती है, लेकिन उनका पैसा अपनी असली वैल्यू में नहीं होता। अब डेबिटर पर इम्पैक्ट को देखते हैं, जो कि बोरोवर होते हैं। इन्फ्लेशन के दौरान डेब्टर को फायदा होता है, क्योंकि उनका रीपेमेंट अमाउंट सेम होता है
लेकिन उस पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब उन्हें जो लोन की अमाउंट पे करनी थी वो उनके लिए चीप हो जाती है। जैसे अगर आपने 10 साल पहले 10 लाख का होम लोन लिया था, तो उस टाइम जो इंटरेस्ट रेट था उसके कंपैरिजन में आज के इन्फ्लेशन के रेट के साथ आपको कम पैसा देना पड़ रहा होगा, क्योंकि पैसा की वैल्यू कम हो गई है। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अब सोचिए कि इन्फ्लेशन के दौरान इन्वेस्टर का क्या होता है। मान लीजिए दीपक एक बिजनेसमैन है और उसके पास स्टॉक और इन्वेंटरीज हैं। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट को देखते हैं। जब प्राइजेस शॉर्ट टर्म में बदलते हैं तो प्रोड्यूसर और इंटरप्रेन्योर्स को वाइंडफॉल प्रॉफिट मिलता है। मतलब जब प्राइस राइज होती है तो प्रोड्यूसर को अपनी इन्वेंटरीज यानी कि स्टॉक को बेचने पर ज्यादा पैसा मिलता है और उन्हें प्रोडक्शन कॉस्ट में उतना ज्यादा बदलाव नहीं होता। इससे उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। रीजन फॉर इन्वेस्टमेंट बूस्ट। इन्फ्लेशन के दौरान एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि प्राइस आगे भी बढ़ सकते हैं, इसलिए वो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ट्रेडर भी स्पेकुलेटिव प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइस बढ़ेगा तो वो अपने स्टॉक को हाई प्राइस पे बेच सकते हैं। जैसे अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो इन्फ्लेशन के टाइम पे आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, क्योंकि कंपनीज अपने प्रोडक्ट को इन्फ्लेटेड प्राइस पे बेचती है। जैसे गोल्ड का प्राइस इन्फ्लेशन के टाइम बढ़ता है और इन्वेस्टर को फायदा होता है। तो हमने ये सीखा कंज्यूमर कंज्यूमर यानी कि इन्फ्लेशन से परचेजिंग पावर रिड्यूस होता है और लोग अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना मुश्किल समझते हैं। डिमांड भी गिरती है क्योंकि लोग कम खर्च करते हैं। क्रेडिटर की बात करें और डेबिटर की बात करें तो लेंडर को नुकसान होता है क्योंकि पैसा की असली वैल्यू कम हो जाती है। बोरोवर को फायदा होता है क्योंकि उन्हें चीप लोन मिलते हैं, यानी उनका रिपेमेंट कॉस्ट कम होता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन के दौरान प्रॉफिट बढ़ते हैं। इंटरप्रेन्योर्स और ट्रेडर को ज्यादा फायदा होता है क्योंकि उन उनके स्टॉक की प्राइस बढ़ जाती है। अब की टर्म्स को देखते हैं। परचेजिंग पावर यानी एक आदमी के पास उतना पैसा है कि वो अपनी डेली नीड्स को पूरा कर सके। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो परचेजिंग पावर कम हो जाता है। विंडफॉल प्रॉफिट ये वो प्रॉफिट होते हैं जो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के सडन राइज इन प्राइस की वजह से मिलते हैं। जैसे अगर एक प्रोड्यूसर के पास स्टॉक है और प्राइस बढ़ जाती है तो वो उन्हें हायर प्राइस पे बेचकर ज्यादा पैसा कमाता है। एग्रीगेट डिमांड पूरी इकोनॉमी में लोगों की टोटल डिमांड को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। इन्फ्लेशन के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है क्योंकि लोग ज्यादा पैसा नहीं खर्च करते। अब रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जैसे अगर एक फैमिली को 1,000 रुपए का खर्च होता था और प्राइस बढ़ गई है तो उन्हें उतने ही सामान के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इन्वेंटर इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर्स को शॉर्ट टर्म में फायदा होता है क्योंकि उनके स्टॉक और इन्वेंटरीज की प्राइस बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इनकम ग्रुप एंड सेविंग। इनकम ग्रुप ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर थोड़ा शील्डेड होते हैं इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट से क्योंकि उनकी यूनियन उसका सपोर्ट करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर ज्यादा सफर करते हैं क्योंकि उनकी वेज स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल नहीं होते। सेविंग ड्यूरिंग इन्फ्लेशन पैसा होल्ड करना एक बेकार डिसीजन बन जाता है क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सो लीदर कॉस्ट फ्रीक्वेंट बैंक विजिट और ज्यादा पैसा बैंक में रखना पड़ता है इन्फ्लेशन से बचने के लिए। अब कुछ की टर्म्स को देखते हैं। वेज राइज जब वर्कर का सैलरी इन्फ्लेशन के बढ़ते ही इंक्रीज होता है, लेकिन वो प्राइस के इंक्रीज के हिसाब से उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। सो लेदर कॉस्ट फ्रीक्वेंट बैंक विजिट और टाइम खर्च करना पड़ता है बैंक में डिपॉजिट करने के लिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर
जैसे गवर्नमेंट जॉब, पीएसयूज एक्सेट्रा, जिसमें वर्कर यूनियन होते हैं जो इन्फ्लेशन के दौरान वर्कर की सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन टैक्सेस। कहानी से शुरुआत करते हैं। अमित एक मिडिल क्लास इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है और हर साल अपनी इनकम पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ने पर गुड्स और सर्विस के प्राइजेस बढ़ जाते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ते हैं। ये टैक्सेस कंज्यूमर के ऊपर डाले जाते हैं। जैसे एक छोटी सी चीजें जैसे ब्रेड, मिल्क का प्राइस इन्फ्लेशन के वजह से बढ़ जाता है, तो उस पर जो जीएसटी लगता है वो भी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एक ब्रेड की प्राइस 30 रुपए थी और इन्फ्लेशन के वजह से वो 40 रुपए हो गई, तो उस पर जीएसटी भी बढ़ेगा। ऐसे में अमित को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, उसके खर्चे बढ़ने के साथ। डायरेक्ट टैक्सेस, इन्फ्लेशन के वजह से अमित की सैलरी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन रियल परचेजिंग पावर उसकी सैलरी की उतनी नहीं बढ़ रही। मतलब इन्फ्लेशन के वजह से टैक्स ब्रैकेट में वो अपर शिफ्ट हो जाता है और ज्यादा टैक्स पे करता है। डिस्पाइट दैट उनकी एक्चुअल इनकम उतनी वैल्यू नहीं रही। ब्रैकेट क्रीप, ब्रैकेट क्रीप एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इन्फ्लेशन के वजह से लोग अपने इनकम टैक्स ब्रैकेट में अपर शिफ्ट करते हैं, लेकिन उनका रियल इनकम उतना नहीं बढ़ता। मतलब इन्फ्लेशन के चाहते उनको एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन उठाना पड़ता है, इवन दो उनका रियल इनकम उतना नहीं बढ़ता। एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेशन को देखते हैं। कहानी का अगला हिस्सा है कि एक बिजनेसमैन रवि से होता है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है और फॉरेन एक्सचेंज रेट को क्लोजली देखने की आदत रखता है। करेंसी पर इम्पैक्ट को देखते हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, रवि का पैसा यानी कि करेंसी की वैल्यू घट जाती है। रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिर जाती है। अगर रुपये की वैल्यू एक यूएस डॉलर इक्वल टू 60 रुपए थी और इन्फ्लेशन बढ़ने पर वो बढ़कर एक यूएस डॉलर का वैल्यू 65 रुपए हो जाती है, तो रवि को अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने में थोड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि रुपये डिप्रिसिएट गिरता है और फॉरेन बायर को चिपर प्राइस पे मिलता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं। अगर इंडिया का रुपये पहले 1 यूएस डॉलर इक्वल टू 60 रुपीज था और इन्फ्लेशन के वजह से 1 यूएसडी डॉलर 65 रुपीज हो गया, तो रवि का प्रोडक्ट फॉरेन बायर्स के लिए चिपर हो जाता है। फॉरेन बायर्स को वैल्यू फॉर मनी मिलता है और एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, लेकिन रवि को भी इंपोर्ट रॉ मटेरियल के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से रुपये की वैल्यू गिर गई है। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट पर इम्पैक्ट क्या होता है। इन्फ्लेशन के वजह से इंडिया के एक्सपोर्टेबल गुड्स के प्राइजेस रिलेटिवली कम्पिटिटिव हो जाते हैं दुनिया के मार्केट में। अगर इन्फ्लेशन होता है तो इंडिया के गुड्स दुनिया में सस्ते पड़ते हैं। इसका फायदा होता है जैसे इंडियन एक्सपोर्टर को, क्योंकि उनका प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में सस्ता हो जाता है और डिमांड बढ़ जाती है। रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए नेहा एक कंपनी की ओनर है। नेहा के कंपनी का एक प्रोडक्ट जैसे टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करना होता है। अगर इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल प्रोडक्ट के प्राइजेस रिलेटिवली लोअर हो जाते हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज को इंडियन प्रोडक्ट चिपर मिलते हैं, इसलिए डिमांड इंक्रीज होती है, लेकिन रियल एक्सपोर्ट इनकम का वैल्यू कम हो सकता है क्योंकि प्राइस बढ़ जाते हैं और करेंसी डिप्रिसिएट से एक्सपोर्ट इनकम रिड्यूस हो सकता है। तो इम्पैक्ट हमने ये सीखा कि टैक्स पर इम्पैक्ट यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जीएसटी बढ़ जाते हैं जब इन्फ्लेशन से गुड्स की प्राइसेस बढ़ जाती है। डायरेक्ट टैक्सेस में ब्रैकेट चिप हो सकता है जिसमें लोग अपने हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं, लेकिन उनका रियल परचेजिंग पावर उतना नहीं बढ़ता। एक्सचेंज रेट पर इम्पैक्ट को देखते हैं। इन्फ्लेशन से करेंसी डिप्रिसिएट
जिससे एक्सपोर्टर को फायदा होता है क्योंकि फॉरेन बायर के लिए इंडियन गुड्स चिपर हो जाते हैं, लेकिन इंपोर्टर को नुकसान हो सकता है क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। एक्सपोर्ट पर इम्पैक्ट देखते हैं। इन्फ्लेशन से एक्सपोर्टेबल गुड्स कम्पिटिटिव प्राइस में मिलते हैं, जो एक्सपोर्टर के लिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि फॉरेन मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो सकती है। अब कुछ की टर्म्स को देखते हैं। ब्रैकेट क्रीप। इन्फ्लेशन के चलते इनकम टैक्स ब्रैकेट में शिफ्ट होना, जिसमें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है डिस्पाइट की सैलरी उतनी रियल टर्म्स में बड़ी नहीं होती। करेंसी डिप्रिसिएशन। जब रुपये की वैल्यू फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट गिरती है, जिससे इन्फ्लेशन के चलते रुपये डिप्रिशिएट होता है। कॉम्पिटिटिव प्राइजेस। जब एक्सपोर्टर गुड्स फॉरेन मार्केट में सस्ते हो जाते हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड करेंसी डिप्रिसिएशन। अब बात करते हैं इंपोर्ट पर इम्पैक्ट। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, फॉरेन गुड्स की प्राइजेस बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि इंपोर्टेड गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। ऐसे में लोकल गुड्स या डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंपैरेटिवली चिपर लगते हैं और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को फायदा होता है। जैसे रवि को ज्यादा इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है और इंडिया मैन्युफैक्चरर को मार्केट शेयर मिलता है। एग्जांपल देखते हैं। अगर ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इन्फ्लेशन, तो इंडिया के लिए ऑयल इंपोर्ट करना कॉस्टली हो जाता है। डोमेस्टिक कंपनीज को फायदा हो सकता है क्योंकि उनका प्रोडक्ट अब फॉरेन गुड्स से चिपर लगता है। कंपल्सरी इंपोर्ट्स। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंपोर्ट करना जरूरी होता है, जैसे ऑयल, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन। इंडिया के लिए क्रूड ऑयल का इंपोर्ट एक कंपल्सरी इंपोर्ट है। अगर ऑयल प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ जाता है, तो इंडिया को ज्यादा फॉरेन करेंसी पे करनी पड़ती है और फॉरेन रिजर्व डिक्रीज हो जाती है। ये इकोनॉमी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ट्रेड बैलेंस। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए अलग होता है। डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए इन्फ्लेशन से उनकी ट्रेड बैलेंस फेवरेबल हो सकती है क्योंकि उनके एक्सपोर्ट का डिमांड बढ़ता है। प्राइजेज इंक्रीज होते हैं, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव रहते हैं और एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। डेवलपिंग इकोनॉमीज जैसे इंडिया। इंडिया के केस में इन्फ्लेशन से एक्सपोर्ट ज्यादा होती है, लेकिन इंपोर्ट का भी बर्डन बढ़ जाता है। क्रूड ऑयल जैसे इंपोर्ट का कॉस्ट इंक्रीज होता है, इसलिए करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, जो एक नेगेटिव इंडिकेटर होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया का ट्रेड बैलेंस इन्फ्लेशन के टाइम में नेगेटिव हो सकते हैं क्योंकि इंडिया को क्रूड ऑयल जैसे चीजें को ज्यादा पैसा देना पड़ता है, लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाती है। इससे सीएडी यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है और करेंसी को फॉरेन रिजर्व पे स्ट्रेस पड़ता है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट पर इम्पैक्ट। जब इन्फ्लेशन होता है, तो प्रोड्यूसर को लगता है कि प्राइजेज राइज से डिमांड इंक्रीज होती है, इसलिए वो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म में इंक्रीज होती है, यानी शॉर्ट टर्म रन में जॉब ज्यादा मिलते हैं। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में इन्फ्लेशन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है और प्रॉफिट कम हो जाता है। इसलिए बिजनेसेस को लगता है कि इन्फ्लेशन के चलते वो अपने कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और एम्प्लॉयमेंट न्यूट्रल हो सकती है या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती है, जैसे जॉब कट हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एक फैक्ट्री इन्फ्लेशन के वजह से प्राइस बढ़ाते हैं और डिमांड ज्यादा होती है, तो वो एक्स्ट्रा वर्कर हायर करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब इन्फ्लेशन से कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज हो जाता है, तो वो वर्कर्स को ले ऑफ कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन पब्लिक मोरल्स। पब्लिक मोरल्स इन्फ्लेशन के चलते डाउन हो सकती है क्योंकि लोग फील करते हैं कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन उनके फेवर में नहीं हो रही। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। इन्फ्लेशन के चलते बिजनेसमैन और डेबिटर को बेनिफिट होता है क्योंकि उनकी बोरोड मनी की रियल वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन कंज्यूमर, क्रेडिटर, पेटी शॉपकीपर
हम्म, लेकिन कंज्यूमर लेकिन कंज्यूमर क्रेडिटर, शॉपकीपर्स, स्मॉल इन्वेस्टर और फिक्स्ड इनकम अर्नर को नुकसान होता है क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इससे उनका मूड और मोरल डाउन हो जाता है। तो हमने क्या सीखा? इम्पोर्ट इन्फ्लेशन के वजह से इंपोर्ट कॉस्टली हो जाती है, लेकिन कंपलसरी इंपोर्ट जैसे कि ऑयल मेडिसिन के लिए फॉरेन करेंसी का लॉस होता है। ट्रेड बैलेंस इन्फ्लेशन से डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए फेवरेबल होता है, लेकिन इंडिया जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी को इंपोर्ट डिपेंडेंसी के वजह से एडवर्स इम्पैक्ट होता है। एम्प्लॉयमेंट शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है, लेकिन लॉन्ग रन में कॉस्ट बढ़ाने की वजह से एम्प्लॉयमेंट नेगेटिव हो सकते हैं। पब्लिक मोरल इन्फ्लेशन से वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिसमें बिजनेसमैन और डेब्टर को फायदा और कंज्यूमर और क्रेडिटर को नुकसान होता है, जिससे उनका पब्लिक मोरल डाउन हो जाता है। अब कुछ की टर्म्स को देखते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जब फॉरेन गुड्स की प्राइजेस बढ़ जाती है और लोकल प्रोडक्ट कंपैरेटिवली चीप हो जाते हैं, तो इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने की प्रोसेस को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ट्रेड बैलेंस एक कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस। पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस का मतलब है एक्सपोर्ट ज्यादा है और नेगेटिव ट्रेड बैलेंस का मतलब है इंपोर्ट ज्यादा है। करेंट अकाउंट डेफिसिट जब एक कंट्री का इंपोर्ट बिल ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू इट्स एक्सपोर्ट, तो सीएडी बढ़ता है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है। पब्लिक मोरल इन्फ्लेशन के वजह से लोगों की फाइनेंशियल स्ट्रेस और मूड डाउन हो जाता है, इसको पब्लिक मोरल कहते हैं।